हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न, लगभग 45 प्रश्न जो है दोस्तों जीके जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों, आपका 75% जो है लगभग प्रश्न आपके जीके जीएस से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप जीके जीएस के प्रश्नों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर आप इसे जरूर जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पे सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी आपके एग्जाम के लिए करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में। भी शुल्क दोस्तों आपसे नहीं लिया जाएगा, और इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समय समय पर मॉक टेस्ट ली जाएगी एवं सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज इस चैनल पे उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे भी लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आपका पहला नंबर प्रश्न है आज का, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों आपका हड़प्पा था। इसकी खोज कब हुई? तो दोस्तों बता दें आपको कि इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी। तो दोस्तों, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान को ही खोजा गया था। इसलिए दयाराम साहनी जी द्वारा खोजा गया इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने दोस्तों? राखल दास बनर्जी। 1922 में हड़प्पा में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल जो था वो आपका लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल दोस्तों लोथल था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इतने प्रश्नों को आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आप एक प्रश्न के साथ उसके आजू बाजू के प्रश्नों को भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न छूटने की बहुत कम संभावना है। आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे, इसलिए दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। आप दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, किसने कहा था? दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह नारा जो दिया था दोस्तों, स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है। दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिए, उसी ने मुस्लिम लीग का जो है निर्माण करवाया दोस्तों उसके नेतृत्व में, और पाकिस्तान के पहले जो है गवर्नर जनरल भी बने मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उनके भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और जो महात्मा गांधी हैं उनके भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही रहे। कैसे गुरु दोस्तों? तो राजनीतिक गुरु। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आपका प्रश्न संख्या 4 में है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो यह भी प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप इसे डबल स्टार करके
याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि प्रश्न आपको रट के याद नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों आपको इसे वीडियो को 2-3 बार देखना है। 1-2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो प्रश्न आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ऑनलाइनर आपका एग्जाम है। यदि आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रखा जाएगा तो आप वहां पे देख के इसे टिक लगा पाएंगे। तो प्रश्न को 1-2 बार देखने के लिए वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों। तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी, मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी दोस्तों, जो कि दिल्ली की शासिका बनी। यह दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? अधिकांश प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न पूछे गया है कि रजिया सुल्तान जो कि भारत या उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश दोस्तों, इल्तुतमिश, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह नगर, ठीक है दोस्तों, पतन नगर बोलिए या फिर बंदरगाह नगर बोलिए, एक ही बात है। कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था दोस्तों। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए मॉक टेस्ट की जो व्यवस्था कर रहे हैं हम और हमारी टीम, जल्द ही आपको उसका भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपके एग्जाम रद्द हुए हैं उनके भी प्रश्न हमारे पास हैं, बहुत ही जल्द उसके भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे अवश्य बने रहिए। सभी चीज़ की व्यवस्थित तरीके से आपको उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों हमने शौर्य बेंच भी लॉन्च किया है, जिसमें हम और हमारी टीम पूरा अच्छे से लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप बेंच को अच्छे से देखेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो गए दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लॉर्ड डफरिन दोस्तों, लॉर्ड डफरिन, आप इसे भी याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में थे। लॉर्ड डफरिन भारत के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों, वायसराय गवर्नर जनरल कह सकते हैं आप, 1885 के समय में थे। और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय से हर प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1885 के बाद से प्रत्येक वर्ष इसका विभिन्न भिन्न भिन्न देश के अलग अलग स्थानों पर अधिवेशन होने लगा। ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को, व्यक्तियों को इससे जोड़ा जा सके और अध्यक्ष भी अलग अलग चुने गए। ठीक है दोस्तों, जिसके आधार पर पूरा देश एकजुट हो पाया और भारत के आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण कारगर साबित हो गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में काफ़ी इसकी अवहेलना भी हुई, लेकिन बाद में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप याद रखेंगे दोस्तों, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष दोस्तों जॉर्ज यूले थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले दोस्तों आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है काफ़ी आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, आप इसे, इन प्रश्नों को याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष के रूप में थे। उसके बाद दोस्तों यह कांग्रेस का विभिन्न अधिवेशनों के जरिए हम भारतवासी एकजुट हो पाए और भारतीय आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। दोस्तों इसका विभिन्न अधिवेशन में कांग्रेस का 1907 अधिवेशन जो हुआ, सूरत अधिवेशन, इसमें गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस का बंटवारा हो चुका था।
ठीक है दोस्तों, बाद में एकजुट भी हुई और बहुत सारे कारण जो है इसमें इससे जुड़े आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आपके लिए एक वीडियो हम ऐसा लाएंगे जिसमें कांग्रेस से रिलेटेड सभी अधिवेशन हो और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को, ठीक है दोस्तों। तो आप इसकी फिक्र न करें, आप उसका इंतजार करें, वीडियो का इंतजार करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 7 है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दोस्तों जो कि सारनाथ में दिए थे, कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश, उसको क्या कहा जाने लगा दोस्तों? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस जो है वेद की रचना दोस्तों गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद दोस्तों? यजुर्वेद। आप इसे भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है। आप कोशिश करेंगे कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, अन्यथा वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, सभी प्रश्नों के हल आपको मिलेंगे। हम चाहेंगे दोस्तों कि कुछ प्रश्नों के जवाब आप भी दें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं दोस्तों? 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद। उसके बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, जो आपका दूसरा नंबर पे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा नंबर पे सामवेद और सामवेद दोस्तों, सामवेद। और चौथे नंबर पे आप ले सकते हैं किसे? चौथे नंबर पर दोस्तों अर्थवेद। कौन सा वेद दोस्तों? अर्थवेद दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये आपके वेद हैं, ठीक है। तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे, प्रश्न आपके यहाँ से भी बन सकते हैं। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो दोस्तों आपका ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद दोस्तों? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो थे दोस्तों, भारत में पहले समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान, कौन कौन से भाग है देख लीजिए दोस्तों, हीनयान और महायान में विभाजित हो गई, अर्थात बट गई। तो दोस्तों किसके शासनकाल में? ये आपका हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। दोस्तों आपको बता दें चौथी बौद्ध संगति के दौरान यह जो आपकी घटना हुई थी, हीनयान और महायान में दोस्तों बौद्ध धर्म को बांट दिया गया था उस समय। चौथी दोस्तों आपको लिख दें, चौथी बौद्ध संगति के दौरान। और उस समय शासन किनका था? तो कनिष्ठ के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और उसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट चुका था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। आपका 11 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति जो है आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, अर्थात इसकी स्थापना किसने की, तो दोस्तों मौर्य वंश के शासक उदायन ने पाटलिपुत्र नामक शहर को, नगर को बसाया था। बाद में जो जाके बिहार की राजधानी भी बनी। वर्तमान में इसका नाम दोस्तों पटना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम दोस्तों पटना है। आप कमेंट में बताएंगे कि गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों, गोलघर कहाँ स्थित है, इसका जवाब आपका कमेंट में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? दोस्तों देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। विरोधियों का सुल्तान किस शासक को बताया गया है, जो कि दिल्ली के
शासक के रूप में कार्य किए हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको हमने बताया कि यदि आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा वीडियो दोस्तों आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रश्न भी दिमाग में बसने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है आपका, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल या परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कुल या परिवार थी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? कौन सा शासक था दोस्तों? शासक वंश था दोस्तों जिसके पास एक शक्तिशाली नौसेना अर्थात जल सेना थी दोस्तों। जल सेना के रूप में चोल शासक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। तो दोस्तों चोल शासक के पास एक महत्वपूर्ण नौसेना शक्तिशाली सेना के रूप में कार्य करती थी दोस्तों। साथ ही साथ आप यह भी जान ले कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 15 जनवरी को थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवीजन करवा दें आपको कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों आपका यह एग्जाम जो है बिहार पुलिस का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए आपको प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है दोस्तों। जीके जीएस में प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए आप प्रश्नों को साथ साथ लेके चलेंगे। जो भी आपको बताया जा रहा है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और रिलेटेड प्रश्न भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, हो सके कि आपके प्रश्न वहां से भी आ जाए। तो दोस्तों आपका 16वां नंबर प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता दोस्तों चैतन्य थे। कौन थे दोस्तों? चैतन्य थे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 17 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब मुगल शासक का एक शासक था, मुगल साम्राज्य का एक शासक था जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इसके बारे में कुछ बेसिक जानने की अगर बात करें तो इनका जन्म 1618 ईस्वी में इनका जन्म 1618 ईस्वी में दोहाद, कहाँ दोस्तों? दोहाद गुजरात में हुआ था। कहाँ है अभी ये नगर जो है दोस्तों? गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में हुआ था दोस्तों। उसके बाद औरंगजेब जो है, औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम थी दोस्तों। औरंगजेब की पत्नी का जो नाम था दिलरास बानो बेगम था। ठीक है दोस्तों, दिलरास बानो बेगम आप याद रखेंगे, दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों। ये भी आप जान ले कि औरंगजेब का आलमगीर तो एक उपनाम था ही, साथ इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था, आप इसे भी याद रखेंगे। दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 18 है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है दोस्तों। शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है दोस्तों। भगत सिंह के कुछ नारे प्रमुख है जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दोस्तों भगत सिंह का फेवरेट नारा है और यह काफ़ी चर्चा में भी रहता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें भगत सिंह को फांसी दोस्तों उसके दो अन्य साथियों सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह दोस्तों, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन जो
1928 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका काफ़ी ही विद्रोह हुआ था, काफ़ी अधिक मात्रा में विद्रोह हुआ था। लेकिन इस विद्रोह में हमारे एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में लाला लाजपत राय, किसकी दोस्तों, लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो गई थी दोस्तों। लाठी चार्ज से, उनके सिर पे लाठी लगने से उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें वे शहीद हो गए, मारे गए दोस्तों। उनका एक नारा था कि मेरे पीठ पर अंग्रेज की पड़ी हर एक लाठी दोस्तों अंग्रेज के ताबूत पर कील साबित होगी। जैसे ही उसको लाठी चार्ज से यह अनुभव हो गया था दोस्तों कि उनकी जीवन काल अब ज़्यादा समय के लिए नहीं है, तो वे कहे थे कि मेरे पीठ पर पड़ी हर एक वार अंग्रेज के ताबूत का कील साबित होगा, अंग्रेज के ताबूत का कील साबित होगा। हालांकि दोस्तों वैसा ही हुआ। उसके कुछ ही वर्षों बाद अंग्रेजों को यहाँ से भागना भी पड़ा, जिसके विरोध में दोस्तों हमारे भगत सिंह भी 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह भी केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकने के कारण पकड़े गए और दोस्तों उन्हें भी फांसी दे दी गई, साथ साथ उसके राजगुरु और सुखदेव को भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ दोस्तों? कुशीनारा या कुशीनगर। आप कुशीनगर याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में कुशीनगर ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रश्न संख्या 22 दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों आपका, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिदम्बरा में। कहाँ दोस्तों? चिदम्बरा। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य भी है दोस्तों, कहाँ का है? कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है आपका, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था दोस्तों। किस भाषा का? पाली भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद दोस्तों 25वां प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को दोस्तों इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए ने पूरा करवाया था दोस्तों। कुतुब मीनार का नींव जो डलवाया था दोस्तों, कार्य का शुभारंभ जो करवाया था, वो किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों आरंभ जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसे भी याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि ये दान में लाखों रुपए दान कर दिया करता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। हालांकि कुतुब मीनार का काम इल्तुतमिश उसके बाद के शासक ने पूरा करवाया था, और इल्तुतमिश की पुत्री दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। आपका 26वां प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक का संबंध दोस्तों गणित से है। किससे है दोस्तों? गणित से है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 है आपका, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक वंशों ने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने। दोस्तों यह प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप देख लेंगे 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएंगे, और प्रश्नों को नोट करने की भी प्रयास करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के समय आपको कम समय में रिवीजन हो सके। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने ही एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। यह कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 28 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। प्रश्न संख्या 29 है आपको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ईस्वी आप याद रखेंगे। दोस्तों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो किस तरह के चाहिए, और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कब चाहिए, किस तरह की आपको तैयारी करनी है और सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है। PDF कहाँ मिलेगी दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको कमेंट में कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको हम मिल जाएगा दोस्तों। तो अंतिम प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों। आपको यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो C राजगोपालाचारी सही उत्तर हो जाएगा। C राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।